Hello everyone, myself Dr. Sudhir Kumar Verma, Assistant Professor, Department of History, TVS College, कानपुर। मैं आप सभी को इतिहास विषय के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक 18th सेंचुरी इंडिया के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी देना चाहता हूं। और ये टॉपिक BA थर्ड सेमेस्टर की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है। और इसके साथ साथ में जो MA थर्ड सेमेस्टर है उसका आपका 18th सेंचुरी के बारे में जो जानकारी और जो समझ आपकी होनी चाहिए उसमें आपका काफ़ी योगदान देगा, आपका सहयोग करेगा। तो 18th सेंचुरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले संक्षिप्त तौर पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 18th सेंचुरी का दौर कब से कब तक होता है। अगर हम लोग देखें तो 18th सेंचुरी के बारे में हमें पता चलता है कि बेसिकली जब मुग़ल साम्राज्य के लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और मुग़ल एम्पायर अपने पतन के फेज़ में या डिक्लाइन फेज़ में पहुंच जाता है, उसी समय से हम लोग बेसिकली 18th सेंचुरी को काउंट करते हैं। और लास्ट में जब पूरी तरह से भारत में एक तरह से कॉलोनियल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो जाता है 18th सेंचुरी के लास्ट यानी कि 1799 के तक, यानी कि 1800 ईस्वी तक हम लोग पूरे इस टाइम पीरियड को 18वीं शताब्दी के कालखंड के तौर पे जानते हैं। बेसिकली जो 18वीं शताब्दी का कालखंड है भारत के इतिहासकारों के साथ साथ में विश्व के इतिहासकारों के लिए भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शोध का विषय रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से जो जितने इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी पर भारतीय इतिहास के बारे में शोध किया है या उन पे कुछ लिखने की कोशिश की है, तो उनके मध्य ये कालखंड व्यापक बहस का विषय रहा है। या सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो कालखंड है इतिहासकारों के मध्य में एक व्यापक बहस का विषय रहा है। और विभिन्न इतिहासकारों ने एक तरह से अपने अपने हिसाब से या अपने अपने शोध के हिसाब से इसके संदर्भ में अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी का जो कालखंड है भारत में एक ट्रांजिशन का फेज है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कंटिन्यूटी फेज में भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें परिवर्तन के दौर से भी गुजर रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से देखेंगे तो 18th सेंचुरी के संदर्भ में जो इतिहासकारों के गुट हैं उनको हम सामान्य तौर पे दो गुटों में या दो समूह में विभाजित करके उनके आर्गूमेंट्स को, उनके मतों को, उनके द्वारा किए गए शोध का जो निष्कर्ष है उसको हम समझ सकते हैं। पहले गुट के तौर पे सामान्य तौर पे रखा जाता है अलीगढ़ स्कूल परंपरा के इतिहासकारों को। अलीगढ़ स्कूल परंपरा के इतिहासकारों की अगर हम बात करें तो इसमें जो इतिहास लेखन किया गया वो दरअसल केंद्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा का माना जाता है, जिसमें बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना रहा कि 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी जो व्यवस्थाएं थीं वो पतन के गर्त में पहुंच गई। जैसे ही मुग़ल सिस्टम इंडिया में कोलैप्स किया, जैसे ही मुग़ल साम्राज्य के द्वारा स्थापित पूर्व व्यवस्था या केंद्रीय व्यवस्था का अवसान हुआ, वैसे ही भारत में चारों तरफ या एक तरह से कह सकते हैं कि चतुर्दिक पतन का काल या पतन का वातावरण छा गया। ऐसा इन अलीगढ़ स्कूल परंपरा के इतिहासकारों का, विद्वानों का मानना है। इन्होंने अपने शोध में इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो स्थापित मत है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में जो 18वीं शताब्दी का कालखंड है वो एक अंधकार के युग के तौर पे भारत में इस्टेब्लिश हुआ या स्थापित हो गया। अब ऐसे इतिहासकारों में कौन कौन से इतिहासकार थे? अगर आप देखेंगे तो ऐसे इतिहासकारों में अलीगढ़ स्कूल परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जैसे सतीश चंद्रा हैं। सतीश चंद्रा के द्वारा पार्टी पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट अपना जो ग्रंथ लिखा गया, शोध लिखा गया, उसमें इन्होंने बताया किस तरह से मुग़ल दरबारी गुटबाजी के माध्यम से मुग़ल साम्राज्य डिक्लाइन के फेज में पहुंच गया और इसी डिक्लाइन की वजह से भारत में एक तरह से पॉलिटिकल क्लैश की या एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अव्यवस्था की स्थिति यहाँ पर उपस्थित हो गई। और दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार इसी परंपरा में इरफान हबीब है। उनका मोस्ट फेमस जो शोध प्रबंध है, मोस्ट फेमस जो उनका रिसर्च वर्क है एग्रियन सिस्टम इन मुग़ल इंडिया,
जिसमें उनके द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया गया कि बेसिकली जो एग्रियन अपराइजिंग है वो मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का एक बड़ा कारण था। और इसमें भी फाइनली बड़ा गहराई से चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की गई और मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण किया गया। और ये फाइनली अंत में हमें चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ, मुग़ल साम्राज्य की केंद्रवादी व्यवस्था के पतन के साथ भारत में बड़ी एक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं अहमद हर अली, जिन्होंने मुग़ल नोबलिटी अंडर औरंगजेब लिखी। वैसे इन्होंने बहुत सारी किताबें मुग़ल व्यवस्था पे लिखी, लेकिन मुग़ल नोबलिटी अंडर औरंगजेब जो इनका शोध है, इसमें हमें मुग़ल डिक्लाइन और मुग़ल डिक्लाइन की इम्पैक्ट क्या पड़े इन 18th सेंचुरी इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से बड़ी बेहतरीन तरीके से पता चलती हैं। और हमें पता चलता है कि मुग़ल नोबलिटी की जो कंडीशन थी, एक तरह से दरबारी गुटबाजी थी, न सिर्फ पतन के कारण बनी, बल्कि भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन होने के साथ ही आप देखेंगे कि चारों तरफ एक तरह से अव्यवस्था की स्थिति खड़ी हो गई। ये ऐसे अलीगढ़ स्कूल परंपरा के इतिहासकार हैं जिन्होंने ये स्थापित करने की कोशिश की कि मुग़ल का केंद्रीय ढांचा 18वीं शताब्दी में जैसे ही कोलैप्स किया, वैसे ही भारत में एक अव्यवस्था की स्थिति खड़ी हो गई। और ये अव्यवस्था की स्थिति, एक तरह से ये पतन की स्थिति न सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में मतलब उसकी केंद्रीय सिस्टम की विफलता के संदर्भ में देखा जा सकता है, बल्कि ये कहा गया इनके द्वारा कि एक तरह से प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति खड़ी हो गई। अर्थव्यवस्था के मामले में जो एक तरह से जो कृषि उत्पादन प्रणाली, व्यापार वाणिज्य, जो एक तरह से जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड एंड कॉमर्स थे, जो ट्रेड रूट्स थे, उनकी सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया। वहाँ पर एक तरह से अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी एक ऐसी सिचुएशंस खड़ी हो गई कि वहाँ पर एक तरह से न कृषि का उत्पादन बढ़ रहा था, न व्यापार वाणिज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा था। व्यापारिक मार्गों की असुरक्षा की स्थिति खड़ी हो गई। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ें सामने इन्होंने स्थापित की। सोशल पर्सपेक्ट में भी, कल्चरल पर्सपेक्ट में भी ये बताया कि जो दरबारी संरक्षण मिल रहा था, ये मतलब साहित्य कला और ये स्थापत्य का जो विकास हो रहा था, उसका भी एक तरह से अवसान हो गया। तो वो आपको ओवरऑल इसको संक्षिप्त में ऐसे समझना चाहिए कि जो 18वीं शताब्दी है, उसमें इतिहासकारों का जो अलीगढ़ स्कूल परंपरा का जो गुट है, उसका ये मानना है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत में एक अंधकार का युग शुरू हो गया, ये अंधकार का चरण शुरू हो गया, जिसमें राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हम पतन की स्थिति को देखते हैं। ऐसा इन लोगों का मानना था। लेकिन जरा आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इतिहासकार इनसे सहमत नहीं थे। बहुत सारे इतिहासकारों ने इनका विरोध किया या इनके आर्गुमेंट्स का खंडन किया। ऐसे इतिहासकारों में जो आप देखेंगे तो संशोधनवादी इतिहासकारों का समूह सबसे प्रमुखता से इनका मुखर विरोध करता है, जिसको हम रिविजनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने वाले हिस्टोरियंस कहते हैं या रिविजनिस्ट हिस्टोरियन भी बोलते हैं। अब ऐसे रिविजनिस्ट हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो अलीगढ़ स्कूल के हिस्टोरियंस के द्वारा जो मत इस्टेब्लिश किया गया है कि 18वीं शताब्दी में मुग़ल के पतन के साथ ही भारत में चारों तरफ पतन की स्थिति छा गई थी, ऐसा इन्होंने खंडन करते हुए ये बताया कि दरअसल ये जो मुग़ल साम्राज्य की केंद्रीय व्यवस्था का पतन हो रहा था, ये किसी दूसरे तरह से हम देखेंगे, एक तरह से दूसरे पॉलिटिकल सिचुएशंस को या पॉलिटिकल कंडीशंस को, पॉलिटिकल पावर्स को एक इमरजेंस की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहा था। तो रिविजनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिखने वाले हिस्टोरियंस का ऐसा मानना रहा कि भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन होने के साथ साथ दूसरी राजनीतिक शक्तियों के उत्थान का एक अवसर मिला या अवसर इसको प्रदान किया पतन ने। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका मानना ये है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन को हम अंधकार का युग नहीं मान सकते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन ने भारत में क्षेत्रीय राज्यों के उत्थान को एक अवसर प्रदान किया। और क्षेत्रीय राज्यों के उत्थान का अवसर का मतलब ये इन्होंने बताया कि जो राजनीतिक अव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए ये क्षेत्रीय राज्य जिम्मेदार रहे। और इन्हीं क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा न सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया गया, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी अपने क्षेत्रों में स्थापित किया गया। और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन सभी क्षेत्रीय राज्यों ने
अपने अपने क्षेत्रों में आर्थिक उत्थान या आर्थिक विस्तार के लिए भी बहुत प्रयास किए। कृषि के विस्तार के लिए प्रयास किए, जंगलों को साफ करवाया, किसानों को स्थापित करवाया, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की, अपने क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा प्रदान की, काफिला व्यापार को प्रमोट किया। इसका मतलब ये है कि अपने क्षेत्र में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्होंने कृषि, व्यापार, वाणिज्य की स्थितियों को भी पुनः स्थापित करने की कोशिश की या अपने दरबार में उसको मजबूती से लागू करने की कोशिश की। इसी तरह से आप देखेंगे कि दरबारी संरक्षण के बारे में भी संशोधनवादी इतिहासकारों का ऐसा मानना है। उन्होंने कहा कि जब नादिर शाह का भारत दिल्ली में आक्रमण हुआ तो दिल्ली दरबार में बड़े सारे विद्वानों ने दिल्ली दरबार को छोड़ करके इन क्षेत्रीय दरबारों में शरण ली थी और इन्हीं क्षेत्रीय दरबारों में संरक्षण इनको दिया गया और यहाँ पर साहित्य, कला, विज्ञान जैसी चीज़ें, स्थापत्य का काफ़ी पुनरुत्थान हुआ। दरबारों में, क्षेत्रीय दरबारों में इस साहित्य की उन्नति के साथ साथ एक तरह से कल्चरल समृद्धि भी आई। तो एक तरह से जो संशोधनवादी इतिहासकार हैं उन्होंने अलीगढ़ स्कूल परंपरा के इतिहासकारों के मत का खंडन किया और ये कहा कि भारत में 18वीं शताब्दी में पतन जैसी कोई स्थिति नहीं थी या अंधकार के युग जैसी कोई स्थिति नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य की कीमत पर जो क्षेत्रीय राज्यों का उत्थान हुआ उनके द्वारा अपने क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की गई और न सिर्फ स्थापित किया गया बल्कि उसमें आगे उसकी मतलब उन्नति करने के भी प्रयास किए गए। अब हम थोड़ा सा और इसको आपको क्लियर कर दें। भारत में जो क्षेत्रीय राज्य थे, संशोधनवादी इतिहासकारों का ये कहना है कि भैया जो क्षेत्रीय राज्य हैं इसमें हम अवध को ले सकते हैं। अवध एक क्षेत्रीय राज्य के तौर पे उसने 18वीं शताब्दी के मध्य तक काफ़ी तरक्की की थी। इसी तरह से बंगाल को ले सकते हैं जो जो मुगल का सूबा रहा था, लेकिन आज जो है स्वतंत्र होकर के एक तरह से यहाँ पर उसने अपने क्षेत्रीय राज्य को स्थापित किया था। इसी तरह से पंजाब राज्य को ले सकते हैं, हैदराबाद को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्रीय दरबार हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का या पुनर्जीवित करने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए, ऐसा संशोधनवादी इतिहासकारों का मानना है। अब जरा हम संशोधनवादी इतिहासकारों की तरफ जाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं जो संशोधनवादी इतिहासकार हैं, ऐसे इतिहासकारों में सबसे पहले और सबसे प्रमुख जो इतिहासकार हैं उनका नाम है C.A. वेली। C.A. वेली, जो C.A. वेली हैं, इन्होंने एक बुक लिखी या इन्होंने जो शोध किया उत्तर भारत के संदर्भ में वो रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार। रूलर्स, टाउन्समैन एंड बाजार्स में इन्होंने बड़ा गहराई से चीज़ों को देखने की कोशिश की। यहाँ पर इन्होंने बताया कि भारत में इस समय जो एक तरह से जो स्थानीय स्तर पर चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप में यूनिक है। यूनिक इस मामले में है कि एक तरह से जो क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं उनमें हमें कहीं पतन की स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय दरबार हैं उन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें हैं, चाहे वो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो उत्पादन की व्यवस्था हो, चाहे वो व्यापार वाणिज्य के लिए बाजारों की व्यवस्था हो, मेलों की व्यवस्था हो, उसका पूरा इंतजाम कर रखा था। और यहाँ तक कि ये इन्होंने स्थापित किया कि जो कभी मीडिएटर कम्युनिटी, जो कभी मध्यस्थ वर्ग पहले मुगल साम्राज्य के लिए काम करता था, अब यही मध्यस्थ वर्ग एक तरह से क्षेत्रीय दरबारों से संबद्ध हो गया, उनको मजबूत करने के लिए काम करने लग गया। तो C.A. वेली ने अपने शोध में कहीं पर भी अंधकार के युग की बात नहीं की। इसी तरह से मुजफ्फर आलम की बात करते हैं तो मुजफ्फर आलम ने क्राइसिस ऑफ मुगल नॉर्थ इंडिया के नाम से शोध किया। क्राइसिस ऑफ मुगल नॉर्थ इंडिया में भी इन्होंने ये बताया कि देखो पंजाब है, अवध है, एक ऐसे क्षेत्रीय दरबार हैं या क्षेत्रीय राज्य हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता स्थापित की बल्कि यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था को भी मजबूत किया और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने आर्थिक समृद्धि पर भी बल दिया। अपने अपने क्षेत्रों में कृषि के विस्तार के लिए प्रयास किया, अपने अपने क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया। और इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं मुजफ्फर आलम ये बताते हैं कि हमें पतन की और अंधकार की जैसी चीज़ें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसके अलावा बहुत सारे संशोधनवादी इतिहासकार हैं जैसे सीमा अलवी हो गई और चेतन सिंह हो गए, बर्नार्ड स्कोहन हो गए। इन लोगों ने एक मत में इस बात का खंडन किया कि 18वीं शताब्दी दरअसल मुगल साम्राज्य के पतन का काल और क्षेत्रीय राज्यों के उत्थान का काल रही। हमें कहीं पर भी अंधकार के युग जैसी चीज़ें, यहाँ पर पतन की जैसी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये तो हो गए
दो हिस्टोरियंस के गुट जिन्होंने एक दूसरे की बातों का खंडन किया, यानी कि अलीगढ़ स्कूल परंपरा के इतिहासकार जिन्होंने 18वीं शताब्दी को अंधकार का युग कहा, और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो दूसरे इतिहासकार हैं, संशोधनवादी इतिहासकार, जिन्होंने अलीगढ़ स्कूल परंपरा के इतिहासकार के मतों का खंडन किया और ये कहा कि अंधकार का युग नहीं थी बल्कि क्षेत्रीय उत्थान का काल था ये। अब बात आती है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के छात्र होने के नाते हमें क्या इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारा निष्कर्ष बेसिकली ये होना चाहिए, क्या जो ये 18वीं शताब्दी के विषय में दोनों इतिहासकारों दोनों समूहों के इतिहासकारों के द्वारा जो मत दिए गए, क्या ये कहीं अतिवादी मत तो नहीं है? क्या इनके द्वारा जो दिए गए मत एक्सट्रीम पोजीशन को व्यक्त तो नहीं करते? तो हम देखते हैं दरअसल जो अलीगढ़ स्कूल परंपरा के हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा जो मत व्यक्त किया गया उसमें भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी पता चलती हैं कि भैया जो यहाँ पर 18वीं शताब्दी में मुग़ल के पतन के साथ में सारा कुछ कोलैप्स कर गया था, इस बात में भी हमें थोड़ा सा एक्सट्रीमिज़म नज़र आता है। इससे भी हम पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते हैं। मतलब ये कि हम इस बात से भी पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में मुग़लों के पतन के साथ ही अंधकार का युग आ गया था। दूसरी तरफ संशोधनवादी इतिहासकार जो ये कहते हैं कि एक तरह से जो मुग़ल थे, मुग़लों के पतन का या मुग़लों के स्थापित केंद्रीय व्यवस्था के पतन का भारत में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, और एज इट इज जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंडीशन बनी हुई थी वो सारी एज इट इज चलती रहीं। इस बात में भी थोड़ा हमें अतिवादी दृष्टिकोण नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से जो मुग़लों के द्वारा स्थापित जो केंद्रीय व्यवस्था थी, हम एक तरह से उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। उनके द्वारा जो स्थापित क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य की स्थितियां थीं, उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें संशोधनवादी इतिहासकारों के भी मत से पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। हम ये मान सकते हैं कि हाँ, कि इनके द्वारा, इन दोनों इतिहासकारों के गुटों के द्वारा जो स्थापित की गई बातें हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीच में चीज़ें हमें देखने में आती हैं। दरअसल मुग़लों की केंद्रीय व्यवस्था के पतन के साथ ही कुछ तो एक तरह से पॉलिटिकल अव्यवस्था की स्थिति आई थी, जिसमें जो राजनीतिक शक्ति है वो क्षेत्रीय राज्यों की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी, और इन क्षेत्रीय राज्यों ने अपनी क्षेत्रीय दरबार के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की थी। लेकिन कहीं न कहीं जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये दरअसल जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी, इसी को इनके द्वारा अपनाया गया था। इसी तरह से जो संशोधनवादी इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो पूरी तरह से एक तरह से कहा गया कि मुग़लों की व्यवस्था के पतन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम इसको थोड़ा सा इससे एक तरह से मध्यम स्तर की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पता चलता कि हाँ, मुग़लों के द्वारा जो एक तरह से स्थापित व्यवस्था का पतन जरूर हुआ था, लेकिन उसकी भरपाई क्षेत्रीय दरबारों ने की थी। लेकिन क्षेत्रीय दरबारों ने उस केंद्रीय व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाया, जो कभी हमें 16वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेशक उन्होंने राजनीतिक वैक्यूम की स्थिति को भरने की कोशिश की थी क्षेत्रीय दरबारों ने, लेकिन हमें उस स्तर तक हमें केंद्रीकरण की स्थिति मजबूत नहीं होती दिखाई पड़ती है। तो इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दरबारों ने चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन हमें वो केंद्रीकरण का एहसास नहीं होता, केंद्रीय व्यवस्था का एहसास नहीं होता, जो हमें 17वीं शताब्दी के मध्य में चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और आगे ये जो चीज़ें हम 18वीं शताब्दी के आपको अभी तक बता रहे थे, ये दरअसल फर्स्ट हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी के बारे में है। अब सेकेंड हाफ ऑफ द 10th सेंचुरी में क्या होगा, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, या अगले लेक्चर में हम लोग चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। आज अभी आप लोग जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो 18वीं शताब्दी है, उसके बारे में विद्वानों का या इतिहासकारों का जो ऐतिहासिक विवाद है, एक बहस है, उसको हमने समझाने का प्रयास किया। और आज आप सभी लोग भी इसको अपने स्तर से भी एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, और बाकी चीज़ें हम लोग 10th सेंचुरी के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।